साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश जो है वो 5 सेक्शन में कवर किया गया है। तो इसका जो पहला सेक्शन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत जापान के बारे में। तो देखिए 20 से 21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। श्री किशिदा की यह भारत यात्रा अनौपचारिक थी और यह भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 से आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का भाग नहीं थी। ज्ञातव्य है कि 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और वर्ष 2023 में जहां भारत G20 का अध्यक्ष है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 दिसंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होगा, जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2023 19 से 21 मई 2023 के मध्य जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री एंथोनी अल्बनीज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और 9 मार्च को इनकी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान ये दोनों वहां पर उपस्थित थे। और 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज ने मुंबई का दौरा किया। 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य निम्न 4 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। ये 4 दस्तावेज कौन से हैं? पहला है ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, दूसरा है खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, तीसरा है नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के मध्य आशय पत्र, और चौथा है 2 कार्यबलों टास्क फोर्स, यथा पहला सोलर टास्क फोर्स और दूसरा है हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार परितंत्रों इनोवेशन इकोसिस्टम को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन टेक्नोलॉजी चैलेंज की घोषणा की गई है। 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। 2 मार्च 2023 को योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने हेतु भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक ढांचागत तंत्र फ्रेमवर्क मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह दोनों देशों के बीच छात्रों एवं पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं डिकिन विश्वविद्यालय। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई है। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा किस देश का है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। डिकन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। इसकी स्थापना हेतु मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA द्वारा प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2022 में IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन विनियमन 2022 को अधिसूचित किया था। अब बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के बारे में। तो देखिए ये क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसी को भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA कहते हैं। 29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया। ज्ञातव्य है कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, जिसे भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA कहा गया, 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था। भारत ने वर्ष 2022 के दौरान 2 व्यापार समझौतों को प्रभावी बनाने का अद्वितीय गौरव हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत UAE
संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हुआ था। यह एक दशक से भी अधिक की अवधि के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। ऑस्ट्रेलिया विकसित देश है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2011 में जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। ECTA के लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क जीरो कस्टम ड्यूटी के साथ भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। मूल्य के संदर्भ में 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच जीरो ड्यूटी एक्सेस प्राप्त होगी। ECTA के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि की पढ़ाई उपरांत कार्य वीजा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उपलब्ध कराएगा। वहीं इससे ऑस्ट्रेलिया में अध्ययनरत 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। इस समझौते के परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में दोहरा कराधान डबल टैक्सेशन भी समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कराधान कानून में संशोधन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों की ऑफशोर आय के कराधान को बंद करने पर सहमत हो गया है। भारत भूटान के बारे में बात करें तो 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना ने सहयोग हेतु सहमत हो गया है। भारत जो है भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। उल्लेखनीय कि भूटान में भारत के सहयोग से मांग देंछु जल विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 720 मेगावाट है का निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। भूटान में भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाओं में पुनात सांगछू प्रथम जल विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट की। इसके अतिरिक्त आपकी पुनात सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट की, खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना 600 मेगावाट की, चूखा जल विद्युत परियोजना 336 मेगावाट की। उल्लेखनीय कि भारत में भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारी रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कोकराझार असम के कोकराझार को भूटान के गेलफू से जोड़ेगा। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। यह भारत और भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। अगला है भारत इटली। देखिए 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी एवं एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत यात्रा पर आया था। यह 5 वर्षों के उपरांत अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। उल्लेखनीय कि इसके पूर्व अक्टूबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्यूसेप्पे कांटे ने भारत का दौरा किया था। यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उल्लेखनीय कि वर्ष 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों की रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया है। यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जैसे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अकादमिक स्तंभ के अंतर्गत इटली भारत में प्रशांत सामुद्रिक पहल में इटली जो है भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल में शामिल हुआ है IPOI इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में। दूसरा, प्रवासन एवं गतिशीलता पर आशय की घोषणा। तीसरा, भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा। चौथा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच MOU। भारत जर्मनी के बारे में बात करें तो देखिए 25 से 26 जनवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया। वर्तमान भूमिका में मतलब जर्मन चांसलर के रूप में श्री शोल्ज की यह पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय कि इससे पूर्व वे 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आए थे। साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि हेतु एक विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की। भारत मिस्र के बारे में बात करें तो 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। महत्वपूर्ण है, यह भारत की उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी। उल्लेखनीय कि इसके पूर्व श्री अब्देल फतेह अल सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु एवं सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। तो देखिए 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर
श्री अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड में पार्टिसिपेट किया। उल्लेखनीय कि वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत करने की घोषणा की गई है, जिसमें राजनयिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल है। यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 5 MOU पर सहमति हुई, जो इस प्रकार से: पहला है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तीसरा संस्कृत के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, चौथा है युवा मामले में सहयोग के क्षेत्र में, पांचवा है प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग के सहयोग के क्षेत्र में। उल्लेखनीय कि भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र में त्रिसेवा अभ्यास ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। भारत बांग्लादेश के बारे में बात करें तो देखिए, 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी दौरा किया। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यातव्य है कि कुशियारा नदी बराक नदी की शाखा है, जो असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण किया गया। उल्लेखनीय कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र जो है 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है, जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है, जिसमें $1.6 बिलियन की भारतीय विकास सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया। यह 5.13 किलोमीटर लंबा यह रेल पुल बांग्लादेश के मोगना पत्तन को खुलना से जोड़ता है, 5.13 किलोमीटर। साथ ही यह पश्चिम बंगाल में पेट्रोपोल और गेडे में भारतीय सीमा तक भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के बारे में। तो देखिए, 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IVFP का उद्घाटन किया है। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। यह जो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IVFP है, भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। इस पाइपलाइन की लंबाई 131.57 किलोमीटर है। आपसे प्रश्न है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।